अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करना है, जो है इंट्रोडक्शन टू कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स क्या होती हैं? देखिए, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स में ना हमारे पास दो पोर्शंस आते हैं। एक ये हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट में जो पैथोजन से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, यानी कि अगर कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में आ जाता है और कोई डिजीज कॉज करता है, वो कोई भी माइक्रोब हो सकता है, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पैथोजन आ रहा है आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो उस केस में हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उन्हें कहते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट आपकी नियोप्लास्टिक डिजीज में यूज होती है, यानी कि आपकी कैंसर्स के ट्रीटमेंट में जो थेरेपीज यूज होती हैं, उन्हें भी हम कीमोथेरेपीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक किससे रिलेटेड है? ये आपकी पैथोजन, जो डिजीज आपके पैथोजन कॉज करते हैं उनसे रिलेटेड है, और दूसरी आपकी कैंसर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, दोनों को हम कीमोथेरेपी ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी कह लें कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हैं, इन सब की ट्रीटमेंट के लिए जो कीमोथेरेपी यूज होती है, बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और ये बहुत सिलेक्टिव तौर पे हम यूज करते हैं। ये टॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, रिमूव करते हैं आपकी बॉडी से आपके पैथोजन को। ठीक है, और ये विदाउट आपकी बॉडी को हार्म किए हुए। ठीक है, लेस साइड इफेक्ट्स तो हर मेडिसिन के होते हैं, लेकिन मेजरली इनका एज सच आपकी बॉडी पे हार्म नहीं होता। अब एंटी कैंसर एजेंट्स जो हैं वो भी आपके आ जाते हैं। ये काफी ज्यादा जो है सिवियर फॉर्म होती है थेरेपी की, लेकिन जो एंटी कैंसर एजेंट्स हैं ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं पर्सन के लिए, एज कम्पेयर टू अगर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को देखें, और ये काफी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट आ जाती है। अब हम इनमें ना कुछ आपका टेबल दिया हुआ है, उससे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बेसिक जो मेडिसिन है वो हम यूज करते हैं कीमोथेरेपी में या कैंसर की थेरेपी में। तो इसमें एल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, कैंसर की ट्रीटमेंट है ना, बेसिकली किस चीज से लिंक्ड होती है? ये बेसिकली ना आपकी जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उनको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये उसके साथ साथ जो आपके नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती है। इस थेरेपी का आपके लिवर पे, आपकी किडनी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब एल्काइलेटिंग एजेंट में जो सबसे पहले आपके आ जाते हैं वो कौन से हैं? नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हैं और नाइट्रो यूरियाज हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो फोलिक एसिड एनालॉग, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन एनालॉग आ जाते हैं। नेचुरल एजेंट्स में विंका एल्कलाइड्स, टैक्सिन्स, टैकेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात करें तो डेक्टिनोमाइसिन, डोनोरुबिसिन, एल एस्परजिनेज। हार्मोनल थेरेपी की बात करें तो प्रोजेस्टिन, एस्ट्रोजन, GnRH, एंटी एस्ट्रोजन। ठीक है, उसके बाद अगर मिसलेनियस ड्रग्स की बात करें तो हाइड्रोक्सीयूरिया, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, ये सारी मेडिसिन आपकी कीमोथेरेपी में यूज होती हैं। ठीक है, इनका जो मैकेनिज्म वगैरह है वो आपके कोर्स का सच पार्ट नहीं है, तो उससे हम फिर डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके ड्रग्स आ जाती हैं वो आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आ जाती हैं, जिनमें आपकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअल्स, एंटी हेलिमेंथिक्स, एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलोसिस और एंटी एप्रोटिक ड्रग्स आ जाएंगी। ठीक है, अब जो है इनकी ना बेसिक क्लासिफिकेशन एटलीस्ट आपको, और इनका जो मेन पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आ जाती हैं। ये क्यों यूज होती हैं? ये बेसिकली उन इन्फेक्शंस के लिए यूज होती हैं जो बैक्टीरिया कॉज करती है। अब ये क्या करती हैं? बैक्टीरियल बॉडी में उसको टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, अब एंटीबैक्टीरियल्स की दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती हैं बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी। ठीक है, ये उसको बैक्टीरियल सेल को तो किल कर देती हैं लेकिन स्पोर को किल नहीं कर सकती।
जबकि जो बैक्टीरियसिडल्स हैं वो उस बैक्टीरियल सेल को भी किल कर देती हैं और उसके स्पोर को भी किल कर देती हैं। अब इसमें हम इसका ना एक क्लासिफिकेशन का टेबल देख लेते हैं। अब देखें जो बेसिक आपके एंटीबायोटिक्स की क्लास है, इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन जो बेसिक क्लासेस हैं वो आपकी यहाँ इस टेबल में गिवन है। ये अब हम इन्हें वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपकी आ जाती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें ये रिंग स्ट्रक्चर होती है जिससे हम बीटा लैक्टम बोलते हैं। ठीक है, इनमें ना आपकी जो बेसिक पेनिसिलिन आ जाती है ना, पेनिसिलिन की क्लास, वो आपकी आ जाती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, जो हम फर्स्ट लाइन के तौर पे यूज करते हैं, जिनमें आपका इमोक्सिल वगैरह आ जाता है। ठीक है, इमोक्सिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, ये जितनी भी क्लासेस है ना वो सारी आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आती हैं। अब इनकी ना डिफरेंट, फिर ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं इनकी डिफरेंट जनरेशंस हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशंस। ठीक है, अब इसमें भी पेनिसिलिन्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, फिर उसके बाद कार्बापेनम्स हैं, मैनोबैक्टम्स हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्लासेस में आ जाते हैं। फिर उन क्लासेस की फर्दर जनरेशंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इस हिसाब से ये आपकी ये क्या करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये आपकी जो सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया की, उसको डिसरप्ट करती हैं, उससे डिस्ट्रॉय करती हैं। नेक्स्ट जो क्लास आती है वो आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आपकी कौन सी आ जाती है? ये नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाली जो मेडिसिन हैं वो सारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आ जाती हैं। ठीक है, जिनमें कॉमन अगर एग्जांपल देखें तो जेंटामाइसिन वगैरह भी आ जाती हैं, एमिकासिन। ठीक है, अब इनकी दो जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं वो ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि एक तो किडनी में इशू करती हैं, दूसरा कानों में इशू करती हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसको डिसरप्ट करती हैं। यानी कि देखिए बैक्टीरिया भी तो एक पूरा सेल है, वो भी प्रोटीन बनाता है, तो जो प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म होता है ना ये बेसिकली उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, राइबोसोम्स पे काम करती हैं और प्रोटीन नहीं बनाने देती, तो सेल डेथ हो जाएगी। फिर क्लोरम फेनिकोल्स आ जाती हैं। क्लोरम फेनिकोल जो है फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे तो नहीं यूज की जाती और ये बच्चों में भी नहीं दी जाती। अब इनमें आपकी ये मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये आपकी इनहिबिट कर देती हैं सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ठीक है, लेकिन डिफरेंट साइट्स पे काम करती हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और ये जो क्लोरम फेनिकोल्स हैं, ये इनकी आपको क्लोरम फेनिकोल के नाम से वो ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके बाद है ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ग्लाइकोपेप्टाइड्स जिनमें आपका वैंकोमाइसिन आ जाता है, जो कि आपका आईवी दिया जाता है बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर कोई कंडीशन है या सेप्टिसीमिया वगैरह उस केस में। ये आपकी सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है। उसके बाद आपके क्विनोलोन्स आ जाते हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, इनमें आपका कौन सा आ जाता है? ये आपकी बेसिकली करते क्या, मोड ऑफ एक्शन इनका ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसमें डीएनए सिंथेसिस को डिसरप्ट करेंगे। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, आपका ट्रोवाफ्लॉक्सासिन, ये सारे आ जाते हैं इसमें। फिर आपका आ जाता है ऑक्जेजोलिडोनोन्स। अब इनमें कौन सी आ जाती हैं? इनमें आपके लिंजोलाइड वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें नेस्किल जिस तरह आपकी एग्जांपल है लिंजोलाइड की। ये क्या करती हैं? ये भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। उसके बाद सल्फोनामाइड्स आ जाते हैं। सल्फोनामाइड्स के आपके मल्टीपल एक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करती हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन को भी। ये इसमें अगर आप देखें तो वो आपकी कॉमन एग्जांपल सेप्ट्रॉन की आ जाती है। ठीक है, अब इसमें फर्दर आपकी जो क्विंच क्रीम है, ठीक है, उसमें सल्फोनामाइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके टेट्रासाइक्लिन्स आ जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं ये कौन सी है? जिसमें आपके डॉक्सीसाइक्लिन, जो वाइब्रामाइसिन, ऑक्सोटेट्रासाइक्लिन्स, ये वाली जो है ना
ये सारी आपकी इस क्लास में आ जाती हैं। मोड ऑफ एक्शन इनका क्या है? मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। मैक्रोलाइड्स आपकी उनमें को मोस्ट कॉमनली एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये आ जाती हैं। ये भी आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। फिर आपका आ जाता है एंसामाइसिन्स। एंसामाइसिन में आपका रिफामाइसिन वगैरह आ जाता है जो आपकी ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है। ये आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और सेल डेथ कॉज करती है। फिर आपका आ जाता है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में आपका प्रिस्टेनामाइसिन आ जाती है। मोड ऑफ एक्शन इसका भी प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन है। लिपोपेप्टाइड्स की बात करें तो ये क्या करती हैं? ये इनमें डेप्टोमाइसिन आ जाती है जो कि आपकी क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती है और बैक्टीरिया की किलिंग कॉज कर देती है। ये थी आपकी एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के बाद जो हैं आपके कौन से हैं? एंटीवायरल एजेंट्स हैं। एंटीवायरल एजेंट क्या करेंगे? उन बीमारियों के अगेंस्ट यूज होंगे जो वायरस कॉज करता है। अब वायरस में सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, इसमें बेसिकली वो आपके होस्ट सेल को यूज करते हैं। होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके क्या करते हैं? आपकी अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, तो इनका ना एक पूरा वायरसेस की अगर बात करें तो स्टेप वाइज ये चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये आके होस्ट सेल पे अटैच होंगे। अटैच होने के बाद अपना डीएनए रिलीज करेंगे। डीएनए रिलीज करने के बाद क्या करेंगे कि होस्ट सेल के वो डीएनए के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी। फिर आपका अरेंजिंग का प्रोसेस होगा। अरेंज होने के बाद फिर वो सेल ब्रस्ट होगा और मल्टीपल वायरस की कॉपी उससे रिलीज हो जाएंगी। तो ये जितने स्टेप्स हैं ना, जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं इन स्टेप्स पे काम करती हैं। कोई ऐसा होती है उसकी एंट्री को रोक देती है, कोई ऐसा होती है अटैचमेंट को रोकती है, कोई ऐसा होता है जो सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एंटीवायरल ड्रग्स काम करती हैं। ये अर्ली स्टेजेस में नहीं दी जाती। ठीक है, ये आपकी वायरस की रेप्लिकेशन वगैरह को भी लिमिटाइज्ड करती हैं। प्रोफाइल एक्सेस के लिए भी समवट हम यूज करते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स में आपकी कौन सी आ जाती हैं। अच्छा, जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं, अब इसमें एक तो आपके आ जाएंगे वैक्सीन्स। वैक्सीन के साथ आपकी एंटीवायरल ड्रग्स आ जाएंगी। अब वैक्सीन जो होती हैं वो वीक फॉर्म में या लाइव फॉर्म में आपका वायरस ही होता है जो दिया जाता है प्रोफाइलैक्सिस के लिए कि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए, आपका इम्यून डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। दूसरी एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिनमें आपकी दो क्लासेस आ जाती हैं। एक आपकी आ जाती है नॉन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स और एक होती है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक है, अब जो ये नॉन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं इनमें फिर आपकी हर्पीज वायरस के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, वो फिर अब डिफरेंट है और ये जितनी ड्रग्स होती हैं उन्हें डिफरेंट स्टेप्स पे काम कर रही होती हैं। जैसे हर्पीज के अगेंस्ट आप एसाइक्लोविर, वेनसाइक्लोविर, गेनिसाइक्लोविर ये कॉमनली यूज होने वाले ड्रग्स हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो इसमें एमेंटाडिन यूज की जाती है कॉमनली, जेनेमिविर, ठीक है, ओसेल्टामेविर, ये सारी आपकी यूज की जाती हैं। फिर हेपेटाइटिस की बात करें तो बी में आपकी लेमिविओडीन, टेनोफोविर, एडोफोविर और जो आपकी सी वाली है उसमें रिबाविरिन और इंटरफेरोन्स, इनका तो आपने कॉमनली सुना भी होगा। फिर उसके बाद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक है, ये अब वायरसेस के डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। फिर इसमें आपका जो है एंटी रेट्रोवायरल की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये जितनी क्लासिफिकेशन है आपने अपनी फर्स्ट ईयर में पढ़ी भी थी। फिर उसके बाद नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आ जाते हैं वायरसेस। फिर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स
अब ये जितने ड्रग्स हैं ना, ये सारी वो जो वेरियस स्टेप्स की हम बात कर रहे थे उन पे एक्ट करनी है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। प्रोटीज इनहिबिटर, एंट्री ऑफ फ्यूजन इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, कीमोकाइन इनहिबिटर्स, मतलब ये उन स्टेप्स की बात हो रही है कि किन स्टेप पे ये काम करेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं ताकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना हो वायरसेस की। इनमें आपके ज़ोडोवोडिन, डिमेवोडिन, एबैकावीर ये सारी आ जाती हैं। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में क्या आ जाती हैं, इसमें आपकी एटेराविरिन आ जाती है और आपकी डेलाविरिडिन आ जाती है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपके टीनोफोविर और एट्राविरिन ये वाली आ जाती हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर में रिटोनाविर, मेल्फिनाविर ये वाली आ जाती हैं। फिर एंट्री ऑफ फ्यूजन को जो रोकती हैं वो कौन सी हैं, वो आपकी आ जाती है एन्फोविरिटाइड। फिर उसके बाद अगर इंटीग्रेज इनहिबिटर की बात करें तो इसमें आपका रेल्टिगाविर वगैरह आ जाती हैं। कीमोकाइन इनहिबिटर्स में आपका मेराविरोक आ जाती है। तो ये डिफरेंट डिजीज में आपकी यूज होती हैं। इनमें कुछ आप कुछ थोड़ी बहुत ही एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा कि अगर आपकी क्लासिफिकेशन आ गई तो वो आप वहां पर मेंशन कर सकें। सारी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपकी एंटी प्रोटोजोअल्स ड्रग्स हैं। एंटी प्रोटोजोअल्स ड्रग्स में क्या होती हैं, ये प्रोटोजोआस इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज की जाती हैं। अगर कॉमनली बात करें तो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा है। क्यों? सैनिटरी कंडीशंस की वजह से, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाले डिजीज जिनमें आपका मलेरिया आ जाता है, एमएबीएसिस आ जाता है, ट्राइपेनोसोमियासिस आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके ये किस तरह से काम करते हैं, ये भी आपके होस्ट मशीनरी को मोस्टली यूज करते हैं और अपने डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी एंटी प्रोटोजोअल एजेंट होते हैं वो सेफ नहीं होते प्रेगनेंसी में। फिर रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर ये यूज किए जाते हैं। एंटी प्रोटोजोअल्स ड्रग, अब इनमें ना जितने हमने अभी कंडीशन पढ़ी जैसे ट्राइपेनोसोमियासिस, एमएबीएसिस, मलेरिया, लेशमीनियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जीआरडीएसिस, ये कॉमनली इनकी बीमारियां हैं और इनके अगेंस्ट हम डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं। एक एक दो के आप नाम याद कर लीजिएगा जो कॉमनली हमारे यहाँ यूज होती हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कॉमन कौन सा, मलेरिया कॉमन है। इसमें आपको पता है कि आपकी क्विनाडिन्स यूज होती हैं, आर्टेमिसिन, फिर आपकी पायरीमेथामीन, मेफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन। ठीक है, ये वाली जो है आपकी कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है। मलेरिया में ये जो बेसिकली जो पैरासाइट होता है वो प्लाज्मोडियम होता है और प्लाज्मोडियम क्या करता है, आपके जो आरबीसीज है उनको यूज करके अपनी प्रोडक्शन करता है और बेसिकली आरबीसीज की फिर काफी ज्यादा इसके थ्रू ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, एमएबीएसिस की बात करें तो उसमें आपकी क्लोरोक्विन, ठीक है, ये मेट्रोनिडाजोल, ये कॉमनली यूज होने वाली है। टिनिडाजोल ये ज्यादा यूज होती हैं। फिर लेशमीनियासिस की बात करें तो सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट है वो इसमें यूज की जाती है। ट्राइपेनोसोमियासिस की बात करें तो इसमें आपकी जो स्यूरामिन है, पेंटामिडीन है, ये यूज होती हैं ज्यादा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में आपकी पायरीमेथामीन, जीआरडीएसिस में वही आपके मेट्रोनिडाजोल, निटाजोजेनाइड और टिनिडाजोल, ये आपकी ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं। ठीक है, ये सारी ही प्लाज्मोडियम से रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं। इनमें डिफरेंट फिर आपके सिम्टम्स ना डिफरेंट ही होते हैं। कुछ आपके रैश वगैरह कॉज कर देती हैं, कुछ आपको डायरिया वगैरह कॉज कर देती हैं, कुछ आपके आरबीसीज की ब्रेक डाउन कर देती हैं। उसके बाद जो ड्रग्स हैं वो हैं आपकी एंटी हेलेमेंथिक ड्रग्स। एंटी हेलेमेंथिक ड्रग्स कौन सी होंगे, जो आपकी बॉडी में अगर कोई वर्म आ जाए, ठीक है, कीड़े आ जाए तो उनके लिए यूज की जाती है। इन्हें वर्मिसाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, उन वर्म्स में आप
उन वॉर्म्स को किल करने में हेल्प आउट करती हैं या रिमूव करने से, ठीक है। जब वो एक्सपेल करती हैं बॉडी से तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्मीफ्यूग। अब इनको हम देख लेते हैं कि आपकी एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स कौन सी हैं। तो इसमें भी आपकी बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट क्लासेस हैं। आप इनमें इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है वो आइवरमेक्टिन की जाती है, टेजोजेनाइड की जाती है, लेवामिसोल की जाती है, फिर ये मिबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल, ये वाली क्लास यूज़ की जाती है। प्रेजी क्वेंटल भी की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस के आपने नाम यहाँ से पढ़ लेने। फिर आपकी आ जाती है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स क्या करेंगी, फंगल इन्फेक्शन में यूज होंगी। अब फंगल इन्फेक्शन बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन पे कॉज करता है, इन्फेक्ट करता है स्किन में, हेयर्स में, वैसे तो थ्रू आउट दी बॉडी करेगा, लेकिन ज़्यादा कॉमनली जो होता है ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, हेयर्स, इन जगहों पे ज़्यादा कॉज करता है। इंटरनल ऑर्गन में आपके लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर, ब्रेन शामिल है। जो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना टॉक्सिक होते हैं। तो यूजुअली अगर तो टॉपिकल हो इन्फेक्शन तो हम यूजुअली यही देखते हैं कि हम लोकल जो मेडिसिन है वो यूज़ करें, ठीक है। कुछ जो है इंजेक्टेड फॉर्म में भी यूज़ की जाती हैं। अब इनको हम देख लेते हैं, इनकी क्लास के कुछ ड्रग्स देख लेते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स में आपकी जो हैं कौन कौन सी आ रही हैं, इनमें कुछ आपकी एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं जिनमें एम्फोटेरिसिन बी, नीस्टैटिन, हेमासिन, ठीक है, ये आपको डिफरेंट ट्यूब्स में भी मिलेंगी देखने को। उसके बाद आपका हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स की बात करें, ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये पोलीइन्स, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स, ये लिखी हुई है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि केमिकल की बेसिस पे जो उसका नेचर है उसकी बेसिस पे इसे कैसे डिवाइड किया गया, ठीक है। तो पहले एंटीबायोटिक्स थी, फिर उसके बाद एजोल्स हैं, फिर एलाइल अमीन्स हैं, फिर टॉपिकल एजेंट्स हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में आपकी कैस्पोफंजन भी आ जाती है, मीकाफंजन भी आ जाती है। फिर आपकी एजोल्स की बात करें तो ये आपने क्लोट्रिमाजोल का बहुत कॉमनली नाम सुना होगा, माइकोनाजोल जो आपके डेक्टरिन जेल में होती है, फिर क्लोट्रिमाजोल आपकी उसमें केनेस्टिन वगैरह में होती है, कीटोकोनाजोल जो आपकी डैंड्रफ के लिए यूज़ की जाती है, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल जो आपकी मल्टीपल इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं उनमें यूज़ की जाती है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले ड्रग्स हैं। फिर एलाइल अमीन्स, टर्बिनाफिन के टैबलेट्स भी आती हैं मार्केट में, क्रीम्स भी आती हैं, लोशंस भी आते हैं, ठीक है। फिर आपके जो बेंजोइक एसिड वगैरह हैं या फिर आपका ये साइक्लोबायरोक्सिलमिन ये आ जाती हैं, ये आपकी बहुत कॉमनली मेडिसिन यूज की जाती हैं। उसके बाद जो है आपकी है एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन। एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज की जाएंगी, जिसे हम कॉमनली टीबी भी कहते हैं, ठीक है। टीबी भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया ही कॉज करती है, जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या करती है, जो आपकी लंग्स है, ठीक है, उनमें इशू कर देती है। इसमें ना जो राउंडेड स्वेलिंग नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये वैसे तो पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकती है, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये आपकी लंग्स को इफेक्ट करती है। अब ये बैसिलस आपकी बैक्टीरियम होती है और इसमें नोड्यूल्स बनते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को इफेक्ट करती है और इसमें ना आप जब एक्सरे कराते हैं तो आपको प्रॉपर ना राउंड आप ऐसे राउंड बॉल्स नजर आती हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रही होती हैं ट्यूबरकुलोसिस को। अच्छा, उसके अलावा लिम्फ नोड्स को काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती हैं। इनकी जो मेडिसिन हैं उनकी भी क्लासिफिकेशंस को हम एक बार देख लेते हैं। अब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं, इनमें जो फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं वो तो आपके वही हैं, आइजोनियाजिड, रिफेम्पिन, पायराजीनामाइड और एथिम्ब्यूटोल। अगर इनसे आराम नहीं आता फिर ग्रुप 2 की तरफ जाते हैं, ग्रुप 2 से आराम नहीं आ रहा फिर ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4, फिर ग्रुप 5, ठीक है।
तो इसी तरह हम ऑर्डर में चलते हैं। ये जो इसकी होती है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है, 6 से 9 महीने की होती है, और आपको अगर एक दिन भी मिस कर दिया तो दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है इसकी। फिर इनके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में आप मेडिसिन ले रहे हैं तो इश्यूज तो उससे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसमें फिर ग्रुप 2 में आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमीकासिन और कैप्रियोमाइसिन आ जाती हैं। ग्रुप 3 में अगर बात करें तो ओफ्लोक्सासिन, लीवो, मॉक्सी, सिप्रो ये देते हैं। ग्रुप 4 में आपकी एथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरीन्स, ठीक है, फिर ये थोड़ी हायर क्लास की आ जाती है, ये देते हैं। और फिर ग्रुप 5 में हम अपनी क्लेरिथ्रोमाइसिन, लिंजोलाइड, एमीपैनम वगैरह ये देते हैं। अब ये जो है ये तब दी जाती हैं जब रेजिस्टेंस आ रही हो। ठीक है, फिर डोज भी बढ़ानी पड़ जाती है। फिर मल्टीपल चीज़ें ना पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती हैं। फिर उसके बाद है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स जो हैं वो लेप्रोसी के लिए यूज़ होती हैं। लेप्रोसी भी बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है और ये स्किन का इन्फेक्शन है। इसमें आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है, और जो लिम्फ नोड है वो स्वलन हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। अब लेप्रोटिक ड्रग्स में आपकी कौन कौन सी हैं? डेप्सन, क्लोफेजामीन, रिफेम्पिन, एथियोनामाइड, ओफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये इसमें भी यूज़ की जाती हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट में है वो आपकी एंटी कैंसर ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, जो कि हमने कहा था कि नियोप्लेजिया के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। अब कैंसर होता क्या है? कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल्फ डिवीजन को बोलते हैं। ठीक है, अनकंट्रोल्ड यानी कि अगर पहले एक सेल बन रहा था तो अब उसकी जगह 10 बसों, पहले एक बन रहा था तो अब 20 बन रहे हैं। ठीक है, और वो जो सेल बन रहे हैं वो जो है काम सही प्रॉपर नहीं करे, वो एबनॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करे और वो आपकी बॉडी में भी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करें और सराउंडिंग टिश्यूज को भी, ठीक है, इफेक्ट करें। मतलब जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें ग्रो करने नहीं देते, वो सारा मटेरियल खुद यूज कर लेते हैं, खुद ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को फिर स्प्रेड भी होते हैं, स्प्रेड ब्लड स्ट्रीम के जरिए होते हैं और इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस भी बोलते हैं। उसके अलावा लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू भी ये ट्रांसफर होते हैं। इसमें सर्जरी भी की जाती है, रेडियोथेरेपी भी दी जाती है और कीमोथेरेपी भी दी जाती है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। कीमोथेरेपी जो कैंसर के लिए यूज की जाती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब बहुत सारे जो आपके ट्यूमर्स होते हैं वो कीमोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी वेरी करती है।